Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 21st of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 21 दिसंबर 2021 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितने भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही साथ यार यहाँ तक पहुँच चुके हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा मैं डेली बेसिस पर आप लोगों से बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करने से काफ़ी सपोर्ट मिलता है। टारगेट रखा है हमने 2K प्लस लाइक्स का, तो आज भी आप लोग को इस वीडियो पर 2000 से ज़्यादा लाइक्स पहुँचाने हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ हर एक आर्टिकल के बाद मैं आप लोग को एक क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा डेफिनेटली। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। आज का सबसे पहला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिसेंटली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी है कि अब महाराष्ट्र के अंदर बुलक कार्ट रेसिंग होगी। मतलब कि कहीं ना कहीं इस बुलक कार्ट रेसिंग के ऊपर रोक लगाई गई थी महाराष्ट्र में, अब फाइनली यहां पर इसको परमिशन मिल चुकी है। तो आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट होगा, हमारे सिलेबस में जीएस पेपर 1 और 2 के अंदर अलग अलग टॉपिक्स मेंशन करे गए हैं। एक टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस का, देन उसके बाद इंडियन सोसाइटी का। तो इन टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल रेलिवेंट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस आर्टिकल को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है, प्लस और भी वेरियस न्यूज़पेपर इसको कवर कर चुके हैं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है महाराष्ट्र के अंदर इस बुलक कार्ट रेसिंग इवेंट को, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या था, साल 2017 में इसके ऊपर रोक लगाई गई थी और तब से अभी तक रोक लगाई गई थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, साल 2017 में इसको प्रोहिबिट क्यों किया गया, इस पर रोक क्यों लगाई गई? तो कि यहाँ पर एक एक्ट आता है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीसीए। तो पीसीए एक्ट 1960 के अंडर में यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो बुलक कार्ट रेसिंग हुआ करती थी महाराष्ट्र के अंदर, इसको रोका गया था। अब यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ये बोलता क्या है, इसका मकसद यह है कि जो जानवर हैं, ठीक है, उनके प्रति कोई भी क्रूएल्टी ना दिखाए, ठीक है, एक तरीके से निर्दयता ना दिखाए। तो इसके लिए यहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए ये प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट को लाया गया था। तो आप देख पाओगे इस प्रकार से बुलक कार्ट रेसिंग होती है जहाँ पर एनिमल्स को मारा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पाओगे ये मारा जाएगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पीसीए एक्ट है इसका वॉयलेशन होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, जिसकी वजह से जो ये बुलक कार्ट रेसिंग है इसके ऊपर रोक लगा दी थी। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, इस एक्ट का मेन काम यह है कि कोई भी अननेसेसरी क्रूएल्टी ना दिखाई जाए, एनिमल्स को ज़्यादा सफ़र ना करवाया जाए। ठीक है, तो इसी वजह से इस एक्ट को लेकर आए थे। अब कहानी आगे बढ़ती है। अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो इसके ऊपर साल 2014 से यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्प्यूट चालू हो चुका था। साल 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को बैन कर दिया था, जैसे कि जलीकट्टू हो गया, बुल रेस हो गया, बुलक कार्ट रेसेस हो गए, तो इन सबको बैन कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनिमल्स के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पर इनको एक तरीके से बैन किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो हमारे पास पीसीए एक्ट है उसका वॉयलेशन हो रहा है, उसके प्रोविजंस का वॉयलेशन हो रहा है। दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ पर इसको बैन कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला। लेकिन उसके बाद होता क्या है, कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर जो लॉज होते हैं उनके अंदर संशोधन होता है, उसको अमेंड किया जाता है। देन उसके बाद ये जो अपना ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसको वापस से आगे कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इनका ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। क्योंकि जैसे ही बैन लगता है ना, उसके बाद बहुत प्रोटेस्ट भी होता है कर्नाटका तमिलनाडु के अंदर, क्योंकि कहना यह है कि हमारा ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, बहुत साल पुराना है, मतलब हज़ारों साल पुराना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर इसको आगे भी लेकर चलना चाहते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इस पूरे मैटर को आगे रेफर कर देता है। 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठती है जो कि आगे यहाँ पर इसके ऊपर डिस्कशन करती है। देन उसके बाद आप कह सकते हो बाकी सब जगह पर तो ये अपना जो भी ट्रेडिशनल स्पोर्ट है ये चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर अभी तक ये चीज़ें बैन हो चुकी थी। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर जो ये बुलक कार्ट रेसिंग है ये बैन हो चुकी थी। फिर उसका जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जाता है तो कोर्ट क्या बोलता है, कोर्ट ये बोलता है कि आपने एक राज्य के अंदर, मतलब महाराष्ट्र के अंदर बुलक कार्ट रेस को बैन कर दिया, डिस अलाउ कर दिया है, इससे यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपने एक ही जगह पर बैन किया है, बाकी जगह पर तो सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, पहली बात इसकी काफ़ी वैल्यू है, लोग यहाँ पर इसको अप्रिशिएट करते हैं, लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो उनकी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो आगे तक कंडक्ट करके चलें। तो इस वजह से लोग यहाँ पर काफ़ी हद तक प्रोटेस्ट कर रहे थे जब इसको बैन किया गया। तो साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करते हुए बोला
कि भाई यहाँ पर देखो बिल्कुल इसी प्रकार के जो भी स्पोर्ट्स हैं ये और भी बहुत सारे राज्यों में हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ही जो ये बुलक कार्ट रेसिंग है इसको बैन किया है, इससे कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। ये कोई बात सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी जगह पर जो सिमिलर स्पोर्ट्स है वो उस प्रकार से जगह आ रही हैं। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो ये बुलक कार्ट रेसिंग है अपने आप में पॉपुलर और ट्रेडिशनल स्पोर्ट है महाराष्ट्र का, खासकर वेस्टर्न महाराष्ट्र का, पुणे डिस्ट्रिक्ट में ये खेला जाता है। और उसके बाद यहाँ पर इनका एग्जैक्टली कहना यही था कि देखो साथ ही साथ क्या है ना, इससे इकॉनमी वगैरह के ऊपर भी काफ़ी हद तक असर पड़ता है, क्योंकि जब जब ये इवेंट होते हैं तो इकॉनमी थोड़ी सी बूस्टअप होती है। क्योंकि यहाँ पर जब इवेंट होता है तो बहुत सारे फूड स्टॉल्स वगैरह लगाए जाते हैं, हज़ारों फूड स्टॉल वेंडर्स होते हैं जो कि यहाँ पर खाने पीने का ठेला लगाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, डेफिनेटली सारे लोग देखते हैं इन सारे इवेंट्स को, स्पोर्ट्स में देखने जाते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर चीज़ें बिकती हैं, उसकी वजह से थोड़ा बहुत इकॉनमी ग्रो होती हुई हम लोग को नज़र आती हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है, ये एग्जैक्टली यहाँ पर बताया गया। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। तो रूरल इकॉनमी भी काफ़ी हद तक एसोसिएट है बुलक कार्ट रेसिस से, वो यहाँ पर एग्जैक्टली बताया गया। कैसे एसोसिएट है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया। प्लस उसके बाद अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। देखो हमारे भारत के अंदर बहुत सारे एनिमल स्पोर्ट्स होते हैं, मतलब ऐसे खेल होते हैं जहाँ पर जानवर के साथ एक तरीके से वो प्ले किया जाता है, ऐसे इवेंट बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जिसमें से क्वेश्चन पहले यूपीएससी पूछ चुका है, खासकर कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ध्यान रखना होगा। पहली बात तो यहाँ पर आपने इसके बारे में समझ लिया प्रिवेंशन, उसके बाद यहाँ पर जो एक्ट था हमने इसके बारे में समझा, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। देन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ और भी एनिमल स्पोर्ट्स होते हैं भारत के अंदर। मैं उसके बारे में आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि होता है एक जलीकट्टू, ठीक है। जलीकट्टू को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर एक थोड़ा सा टिपिकल सा नाम है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। फिलहाल यहाँ पर क्या होता है, एक जो बुल होता है, एक बैल होता है, उसको पकड़ा जाता है, जैसा आपने आज के थंबनेल में देखा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं, ये जलीकट्टू के अंदर देखने को मिलता है ना। इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या है, जलीकट्टू कहाँ पे होता है, तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है। और ये जो पूरा का पूरा इवेंट है ये कहीं ना कहीं पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल का पार्ट माना जाता है। उसके बाद दूसरा स्पोर्ट है कंबाला, ठीक है। अब ये जो कंबाला ये भी एक ट्रेडिशनल बफेलो रेस है। अब ये जो रेस है बेसिकली कहाँ पे होती है, कर्नाटका के अंदर होती है। उसके बाद आता है कॉक फाइट, ठीक है। मुर्गों के बीच में भी लड़ाइयाँ करवाई जाती हैं, कॉक फाइट होता है। और यहाँ पर ये इंडिया का इंडिजीनियस स्पोर्ट नहीं है, मतलब यहाँ पर ये बाहर पूरा दुनिया भर में काफ़ी फेमस है और इसको गैम्बलिंग गेम ही बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कैमल रेस, जो ऊँट होते हैं उनकी दौड़ है, ठीक है। अब जो ये रेस होती है कैमल की, ये कहाँ पर होती है, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी, जो पुष्कर मेला वगैरह लगाया जाता है वहाँ पर। उसके बाद डॉग फाइट भी देखने को मिलता है। डॉग फाइट यहाँ पर एक तरीके से इसको ब्लड स्पोर्ट बोला जाता है, जहाँ पर दो डॉग्स जो हैं आपस में लड़ते हैं, ठीक है। डॉग फाइट कहलाती है और इसको बेसिकली इलीगल बोला गया है, इलीगल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। बोला जाता है कि यहाँ पर एनिमल्स के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो इस वजह से इलीगल है। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही इस पूरे स्पोर्ट को, डॉग फाइट को बैन कर दिया था। उसके बाद एक आता है बुलबुल फाइट, ठीक है। बुलबुल फाइट कहाँ पर होता है, असम के अंदर हम लोग को ये देखने को मिलता है, खासकर जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है बिहू, ठीक है, तब उस दौरान यहाँ पर बुलबुल फाइट देखने को मिलती है। उसके बाद होता है हॉर्स रेसिंग, ठीक है। हॉर्स रेसिंग के आप कह सकते हो यहाँ पर ये परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। आपने देखा होगा घोड़ों की रेस काफ़ी सारी होती है और ये हॉर्स रेसिंग इंडिया के अंदर काफ़ी पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है। और लगभग ग्रीस, बेबीलोन, सीरिया, इजिप्ट, इन सब जगह पर भी हॉर्स रेसिंग देखने को मिलती थी। इंडिया के अंदर भी 200 साल पुरानी ये हॉर्स रेसिंग देखने को मिलती है। और आज के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको कोई भी इलीगल वगल नहीं कह रखा है, मतलब हमारे कंट्री में जो हॉर्स रेसिंग है वो बिल्कुल लीगल है, ठीक है, लीगल है। आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। तो ये कुछ स्पोर्ट्स हैं जिसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, खासकर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सिलेबस से कैसे रिलेट होगा वो मैं आपको बता चुका, ठीक है। ये भी एक स्पोर्ट ही है जो कि अभी मैंने नाम आप लोगों को बताएं। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है, एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है प्रैक्टिस के लिए आप लोगों की। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया, एक तरफ आपको एनिमल स्पोर्ट्स के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्टेट एसोसिएटेड, मतलब कि कौन सा जो स्पोर्ट है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है। यहाँ पर जो पहला वाला नाम है जलीकट्टू को हम लोग बोलते हैं, आप कह सकते हो ये जलीकट्टू भी बोला जाता है, ये वाला जो नाम है। तो यहाँ पर आपको मैच करना है और बताना है कि कौन सा एग्जैक्टली आंसर बिल्कुल सही है। तो एनिमल स्पोर्ट के अंदर आप देख पाओगे सबसे पहला आता है जलीकट्टू, सामने इसका केरला है, उसका कंबाला ये कर्नाटका हो गया, बुलबुल फाइट ये असम हो गया। तो बताओ कौन सा यहाँ पर सही से मैच हो रहा है, कौन सा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 and 3। इसका जो आंसर मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन फटाक से निकाल दिया मैंने। तो यहाँ पर आप लोगों को खुद इसको सॉल्व करना है, डेफिनेटली इसका आंसर आप देख पाओगे। फिलहाल तो मैंने इसके अगले वाली स्लाइड में बता दिया था। करना क्या है आप लोगों को, वीडियो को लाइक करना है। अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, काफ़ी सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, प्लस वीडियो आगे लोगों तक पहुंचता भी है।
दूसरा आर्टिकल अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंडिया वियतनाम के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इंडिया वियतनाम को लेकर, इनका बैकग्राउंड क्या है, कैसे इनके रिलेशंस आज के टाइम पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के अंदर हमारे सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे कि बायलैटरल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट, उसके बाद लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट, ठीक है। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये चर्चा में क्यों है, तो न्यूज़ में इसलिए क्योंकि रिसेंटली इंडिया और वियतनाम ने मिलकर क्या किया है, एक लेटर ऑफ इंटेंट को साइन किया है। अब जो ये लेटर ऑफ इंटेंट है, जब इसको साइन किया गया तो इसकी मदद से ये कोलैबोरेट करेंगे, खासकर डिजिटल मीडिया की फील्ड में, ठीक है। डिजिटल मीडिया में साथ मिलकर काम करेंगे, प्लस आपस की जो दोनों की पार्टनरशिप है वो और ज़्यादा मजबूत होगी इस लेटर ऑफ इंटेंट की वजह से। ये जो लेटर ऑफ इंटेंट है बेसिकली ये खुद एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि यहाँ पर बोलता है दोनों तरफ से पार्टीज का कमिटमेंट होगा, दोनों मिलकर बिजनेस डील करेंगी, दोनों मिलकर और भी बहुत सारे ऐसे काम करेंगे कि जिसकी वजह से दोनों की जो पार्टनरशिप है वो अपने आप में और मजबूत होती हुई चली जाए। और इससे पहले पिछले साल की बात है, साल 2020 की, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और वियतनाम ने मिलकर पहले भी डिस्कशन किया है, पहले भी कोलैबोरेशन किया है, खासकर डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले भी हम लोग यहाँ पर काफ़ी कोलैबोरेशंस कर चुके हैं और अगेन वियतनाम इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आर्टिकल पीआईबी से लिया गया है। पीआईबी पे डायरेक्टली हमारी जो सरकार है वो सारा डेटा पब्लिश करती है। तो लेटर ऑफ इंटेंट क्या है आपको क्लियर हो चुका है। यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से इस लेटर ऑफ इंटेंट के अंदर इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में कोऑपरेट करें किस बेसिस पर, तो यहाँ पर मेन मकसद ये होता है कि कोऑपरेट किया जाए, खासकर टेलीकॉम सेक्टर में, प्लस जो इनकी इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करें, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, प्लस दोनों मिलकर यहाँ पर कोऑपरेशन को बढ़ाएं, खासकर इस प्रकार से कोऑपरेशन को बढ़ाएं कि जो चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस जैसे कि इन्फोडेमिक चैलेंजेस को रोका जा सके। पहला क्वेश्चन तो यह है इन्फोडेमिक क्या होता है। देखो, इन्फोडेमिक एक ऐसी सिचुएशन होती है इन विच अ लॉट ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज बीइंग स्प्रेड इन अ वे, मतलब कि बहुत सारी जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो लगातार फैलती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फोडेमिक। और जैसा कि कोविड-19 के दौरान हुआ था, बहुत सारी कंट्रीज इसी प्रॉब्लम से लड़ रही थी कि गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी। तो इस प्रकार की चीज़ों से लड़ने के लिए भी आप कह सकते हो कि यहाँ पर लेटर ऑफ इंटेंट काम करता है। तो कंट्रीज़ यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ों के लिए भी काम करती हैं जहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी स्प्रेड ना हो। उसके बाद अभी क्या है यहाँ पर जो डिस्कशन हुआ है इसमें अगर हम बात करें तो वियतनाम ने भारत को अप्रिशिएट किया, वियतनाम ने भारत की तारीफ भी करी, क्योंकि आज के टाइम पर इंडिया पूरी तरह से फोकस कर रहा है इंडिजीनियसली 5G नेटवर्क के ऊपर। हम अपने कंट्री के अंदर 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रॉपरली काम करें, तो इसके ऊपर हम लोग पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत जिसको बोला जाता है, आपको मालूम होगा आत्मनिर्भर भारत हमने इनिशिएटिव चलाया हुआ है, जहां पर हम अपने कंट्री के अंदर सारी चीज़ों को बनाने की, सारी प्रोडक्शन करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर से हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। इसके लिए हम लोग आत्मनिर्भर भारत को लेकर आए थे। तो वियतनाम इसको सपोर्ट तो करता है, वियतनाम ने भारत के इस स्टेप को अप्रिशिएट भी किया, लेकिन साथ ही साथ वियतनाम ने एक सजेशन ये दिया कि भारत को 5G के मामले में कोलैबोरेट कर लेना चाहिए, ठीक है। कोलैबोरेट कर लेंगे तो इससे यहाँ पर और ज़्यादा पावर एनहेंस हो जाएगी और बेहतरीन तरीके से हम लोग काम कर पाएंगे। अब ये तो हुई बात है जो कि अभी लेटर ऑफ इंटेंट के दौरान हुई, क्या क्या डिस्कशन हुआ ये हो गया। डिस्कशन के अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ कि दोनों कंट्रीज अपने रिलेशंस को और मजबूत करेंगी। लेकिन अब हम बात करते हैं इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस के बारे में, आखिरकार इनके रिलेशंस क्या है। सबसे पहले इनका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो देखो, जो डिफेंस कॉपरेशन है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफेंस कॉपरेशन इन दोनों का है वो तो मजबूत है ही, साथ ही साथ आप कह सकते हो इनका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो भी बहुत लंबे समय से आगे चल रही है। 2016 से ही दोनों कंट्रीज़ का जो रिलेशन है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मजबूत देखने को मिलेंगे। 2016 से लगातार दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस ग्रो ही हुए हैं। और सॉरी इसके लिए कि मैप नहीं लगा पाया यहाँ पर, मुझे अब याद आ रहा है, मैंने सोचा था कि मैप लगाऊंगा और मैप में लगा नहीं पाया हूँ यार। तो आज मैप को जाकर देख लेना, वियतनाम और मतलब इंडिया के कंपैरिजन में वियतनाम कहाँ पर है, तो उसको आप लोग जाकर देख सकते हो। खासकर ईस्टर्न साइड में आपको नीचे की साइड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इंडिया ने एक तरीके से अपना जो कौंसल जनरल ऑफिस है वो भी एस्टेब्लिश किया है हनोई के अंदर, ये अभी आप लोग ध्यान रख सकते हो। उसके बाद क्या है, इंडिया लगातार सपोर्ट करता रहा वियतनाम को। जब भी यहाँ पर इंडो यूएस रिलेशंस थोड़े बहुत खराब हुए तो उसके बाद भी यहाँ पर आप कह सकते हो यूएस वियतनाम के रिलेशंस खराब हुए, लेकिन उस बेसिस पर इंडिया ने वियतनाम को सपोर्ट किया। काफ़ी हमने सपोर्ट किया है वियतनाम को, अभी आपको मैं आगे बताऊँगा कि किस किस प्रकार से सपोर्ट किया गया है। जो रिलेशनशिप है वो फिर तब से ही लगातार मजबूत होते हुए चले गए। और इंडिया ने, आपको मालूम होगा, लगभग 1990s में अपनी एक पॉलिसी को इनिशिएट किया था, एक पॉलिसी की शुरुआत करी थी जिसका नाम है लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी का मकसद ये है जो भी ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम लोग इंटीग्रेट करें, उनके साथ हम लोग मिलजुल कर काम करें, उनके साथ कोऑपरेशन रहे हमारा, खासकर पॉलिटिकल कोऑपरेशन रहे।
जो भी हमारी ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, मतलब कौन सी कंट्रीज़ मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। जैसे आप लोग देख पाओगे ये हमारा महान भारत, उसके बाद ये सारी आपको ईस्टर्न कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। इसको थोड़ा सा मैप में जूम करके देखते हैं। चलो वियतनाम आप लोगों को मिल जाएगा, मैप लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इधर ऊपर इंडिया का मैप हो गया, इधर आपको कौन सी ईस्टर्न कंट्रीज़ देखने को मिल गई, ठीक है। जो ये ईस्टर्न कंट्रीज़ है, खासकर साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये नीचे सदर्न साइड है, इधर ईस्टर्न साइड है, तो इसके बीच वाला कौन सा एरिया होता है, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो इस एरिया में आप देख पाओगे वियतनाम आपको यहाँ पर एग्जैक्टली देखने को मिलेगा। इधर भारत हो गया और इधर आपको ये वियतनाम देखने को मिलेगा, है ना। तो इसके आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, इन सभी के साथ रिलेशंस को हम लोग मजबूत करें। इसी वजह से क्या पॉलिसी चलाई गई थी, लुक ईस्ट पॉलिसी। मतलब हम लोग किधर देखें, हम लोग ईस्टर्न साइड में ज़्यादा ध्यान दें। इसी वजह से यहाँ पर एक पॉलिसी को लेकर आए थे। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ है ना। और साथ साथ आपको मालूम होगा इसी वजह से हम लोग आसियान कंट्रीज़ के साथ भी अपने रिलेशंस को बनाए रखते हैं, क्योंकि आसियान कंट्रीज़ के अंदर भी जो ये 10 नेशंस हैं वो सब कौन से हैं, वो सब आपको ईस्टर्न सेक्टर वाले देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपीन, मलेशिया, बर्मा, ब्रुनई, सिंगापुर, ये सारी कंट्रीज़ आपको यहीं पर नजर आएंगे। जैसे आप देख पाओगे थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई, ठीक है, सिंगापुर, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना। तो इन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस मतलब अच्छे रहें, इस वजह से हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर चलते हैं। प्लस उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो जो आसियान, मतलब इन कंट्रीज़ को हम लोग आसियान कंट्रीज़ बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनका खुद का एक ग्रुप है, इसमें 10 नेशन है। तो अगर आप लोग को इन 10 कंट्रीज़ के नाम याद रखना है तो उसके लिए एक ट्रिक है, जिसको मतलब बहुत लोगों को पता होगा। ये ट्रिक है टीवी क्लिप ऑफ MBBS। मतलब टीवी क्लिप ऑफ MBS का मतलब टी से थाईलैंड, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे बाकी सारी कंट्रीज़ के नाम आगे इसके रिगार्डिंग आप लोग रख सकते हो, ठीक है। सारी कंट्रीज़ कहाँ कहाँ पर हैं, इनकी लोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वापस से इनके इंडिया वियतनाम के रिलेशंस पर आते हैं। उसके बाद क्या है, इंडिया ने लगातार इन्वेस्टमेंट करी है वियतनाम के अंदर। आप कह सकते हो हमने इन्वेस्टमेंट करी है वियतनाम के डेवलपमेंट के ऊपर, और बहुत सारा असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पर पैसा प्रोवाइड करवाया, इन्वेस्टमेंट दिया है, डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है। तो हर तरीके से वियतनाम को, खासकर चाहे डिजिटल कनेक्टिविटी हो गई या डेवलपमेंटल गोल्स हो गए, इन सभी के अंदर भारत ने वियतनाम को पूरी तरह से सपोर्ट किया। अब व्यापार के रिलेशंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 के टाइम की बात करें तो जो दोनों कंट्रीज़ का व्यापार था, बायलैटरल ट्रेड है, वो यहाँ पर लगभग 11.12 बिलियन डॉलर्स तक पहुँच चुका था। मतलब आप कह सकते हो इतना अमाउंट तक यहाँ पर व्यापार हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और इंडिया ने यहाँ पर वियतनाम को एक्सपोर्ट किया है 4.99 बिलियन डॉलर्स का, और वियतनाम से इंपोर्ट किया है 6.12 बिलियन डॉलर्स का। तो आप लोगों को इसके बारे में एक ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया कि ट्रेड रिलेशंस, व्यापार को लेकर क्या क्या एग्जैक्टली रिलेशंस देखने को मिलते हैं। अब बात करें डिफेंस कॉपरेशन की, तो देखो डिफेंस कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वियतनाम ना भारत में बहुत दिलचस्पी रखता है, खासकर डिफेंस सेक्टर को लेकर। वियतनाम इंटरेस्टेड है भारत से बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए, जैसे कि जो हमारे पास आकाश है, आकाश सरफेस टू एयर सिस्टम, है ना। उसके बाद हमारे पास ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, ब्रह्मोस मिसाइल है। तो इन सब चीज़ों के अंदर वियतनाम पूरी तरह से इंटरेस्टेड है। वियतनाम कहता है कि हम लोगों को ये सारा चीज़ें एक तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग ट्रेड कर पाएँ, इसके ऊपर मेन मकसद रखता है अपना। तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना होगा। प्लस इसके अलावा भी इंडिया और वियतनाम के बीच में जो डिफेंस रिलेशंस हैं, खासकर कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई, प्लस उसके बाद कुछ सिक्योरिटी कंसर्न हो गए, इन सब को लेकर भी दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम करती हैं। साथ ही साथ डिफेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर भी दोनों कंट्रीज़ का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अपने आप में डिफेंस कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज़ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोनों कंट्रीज़ आज के टाइम पर डिफेंस कोऑपरेशन के साथ साथ आप कह सकते हो कि और भी चीज़ों के ऊपर काम कर रही है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। और लगभग दोनों कंट्रीज़ को 5 साल पूरे हो जाएंगे 2022 के अंदर, और आप कह सकते हो लगभग इस साल, मतलब ये जो साल है हमारा, इस साल के अंदर जो 5 साल पूरे हो जाएंगे दोनों कंट्रीज़ के कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर। और उसके बाद साल 2022 के अंदर आप देख पाओगे हम लोग 50th मतलब पूरा 50 साल पूरे कर चुके होंगे दोनों कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर। तो कहीं ना कहीं वियतनाम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद भारत ने और कैसे वियतनाम को सपोर्ट किया है, जो इंडियन नेवल शिप INS किल्तन हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग INS किल्तन बोलते हैं, ये हो गया। ये विजिट किया था कहाँ पर, वियतनाम की हो ची मिन सिटी के अंदर। वहाँ पर हम लोगों ने फूड रिलीफ मटेरियल्स प्रोवाइड करवाया, मतलब काफ़ी कुछ खाने की चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं सेंट्रल वियतनाम के लोगों को। उसके बाद दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक अभ्यास होता है, एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है पैसेक्स। आपको ध्यान रखना है, पैसेक्स इसका नाम है। और इसके अंदर भी पार्टिसिपेशन लगातार देखने को मिलता है वियतनाम की नेवी का। अब
उसके बाद बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है चाइना फैक्टर। अब क्या चाइना दोनों कंट्रीज के लिए कंसर्न है? बिल्कुल, देखो भारत के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है चाइना, आप लोगों को मालूम है, लेकिन वियतनाम के लिए भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट रहा है। चाइना ने यहाँ पर, आप कह सकते हो चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर इंडिया के साथ चाइना की वॉर हुई है, प्लस वियतनाम की भी चाइना के साथ वॉर हो चुकी है। ठीक है, तो दोनों कंट्रीज कहीं ना कहीं एक वॉर लड़ चुकी हैं चाइना के साथ, और दोनों कंट्रीज के बॉर्डर प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि चाइना अग्रेसिवली यहाँ पर कोशिश करता है वियतनाम की टेरिटरीज को अपने कब्जा करने के लिए, अपने कब्जे में लाने के लिए। ठीक है, तो लगातार उनकी टेरिटरीज को एंक्रोच करने की कोशिश करता है चाइना, और आप कह सकते हो इसी वजह से आज के टाइम पर इन्हीं सब चीज़ों को देखकर नेचुरली दोनों कंट्रीज आपस में आ चुकी हैं, साथ में आ चुकी हैं, ताकि चाइना का जो ये एग्रेसिव एक्शन है इसको टैकल किया जा सके। प्लस उसके बाद इंडिया वियतनाम को लेकर दोनों कंट्रीज़ के जो कॉपरेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि आप कह सकते हो अलग अलग बॉडीज़ के अंदर आप देख पाओगे कंट्रीज़ कॉपरेट करती हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपको देख, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जहाँ पर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, कौन से? 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर दोनों इंडिया और वियतनाम आज के टाइम पर सर्व कर रहे हैं एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। तो साल 2021 के अंदर एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया वियतनाम दोनों यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जितने भी नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं इनका जो टर्म होता है वो 2 साल का होता है, 2 साल बाद ये चेंज हो जाएंगे। उसके बाद आज के टाइम पर भारत और वियतनाम दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं अलग अलग फोरम्स में, अलग अलग मंच पर, जैसे कि ईस्ट एशिया समिट हो गया, मेंगकोंग गंगा कोऑपरेशन हो गया, एशिया यूरोप मीटिंग हो गया। तो इन सभी के अंदर इंडिया वियतनाम लगातार कोऑपरेट करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के रिलेशंस आप खुद से सोच सकते हो कि कितने अल्टीमेट लेवल पर स्टैंड करते हैं। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, अगेन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है बोथ इंडिया और वियतनाम आज सर्व करते हैं कंकरेंटली एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इन 2021 एट यूएनएससी। मतलब पहला तो स्टेटमेंट आपको पता ही है क्या है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट बोलता है दोनों ही कंट्रीज इंडिया और वियतनाम आज के टाइम पर पार्ट हैं मेकोंग गंगा कोऑपरेशन इनिशिएटिव का। तो इसका आंसर आप लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। इनमें से बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, या फिर नीदर 1 नर 2। इसका आंसर मैंने आगे दे रखा है, लेकिन तेजी से निकलेंगे और उसके बाद वो आंसर आप लोगों को करेक्ट बताना है। अगला आर्टिकल अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बात करता है कैलकोलिथिक इन सेंट्रल इंडिया को लेकर। तो आर्टिकल चर्चा में क्यों है पहले उससे पहले बता दूं, जीएस पेपर 1 एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सकेवेशन किया, मतलब खुदाई करी, और उस दौरान यहाँ पर 2 साइट्स मिल चुकी हैं हम लोग को नई, और 2 साइट्स वो हैं कैलकोलिथिक साइट्स, आपको ध्यान रखना है। और वो कौन कौन सी हैं? एक है ईरान, ठीक है, ईरान आपको देखने को मिलेगा जो कि एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट सागर में है। उसके बाद दूसरा है तेवार डिस्ट्रिक्ट जबलपुर में। तो ये अलग अलग दोनों ही मध्य प्रदेश के अंदर है। तो दोनों ही एरिया यहाँ पर आप देख पाओगे, ये बोला जा रहा है कहीं ना कहीं कैलकोलिथिक साइट है, कैलकोलिथिक एफिलिएशंस देखने को मिलेगा। किस बेसिस पर बोला गया है? तो यहाँ पर जो भी चीज़ें मिली हैं उसी के बेसिस पर। आर्टिकल पीआईबी से लिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको रिलीज़ किया था। और यहाँ पे बात करें एग्जैक्टली तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, एएसआई ने यहाँ पर ये सारी चीज़ें ढूंढी हैं। तो एएसआई के बारे में भी आप लोगों को चीज़ें मालूम होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने आप में एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये क्या करते हैं? इसी प्रकार की रिसर्च करते हैं, खुदाई करते हैं, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो निकल कर आती हैं। ठीक है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन के ऊपर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आज के टाइम पर कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये अटैच होता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी ने यही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि एएसआई कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था 1861 में, किसके थ्रू? अलेक्जेंडर कनिंघम के थ्रू, जो कि यहाँ पर इस पूरी बॉडी का सबसे पहले डायरेक्टर जनरल बने थे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करें कैलकुलेटिक कल्चर के बारे में कि एग्जैक्टली कैलकुलेटिक कल्चर क्या है जिसको यहाँ पर खोजा गया है। तो कैलकुलेटिक कल्चर की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास बहुत सारे अलग अलग पीरियड देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे, एक होता है पैलियोलिथिक पीरियड, उसके बाद दूसरा मेसोलिथिक जिसको हम लोग स्टोन एज बोलते हैं, उसके बाद नियोलिथिक के बाद आता है कैलकुलेटिक। आपको ध्यान रखना है, नियोलिथिक की अगर हम लोग बात करें तो नियोलिथिक पीरियड में आप लोग देख पाओगे जैसे नियोलिथिक पीरियड खत्म हो रहा था, जैसे खत्म हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने देखा मेटल्स का इस्तेमाल होना चालू हो चुका था। ठीक है, मेटल्स जैसे कॉपर वगैरह हैं उनका इस्तेमाल हो रहा था। तो उसी पीरियड को बोला गया है कैलकोलिथिक। और कैलकोलिथिक का एग्जैक्टली मतलब यही है कि कैल्को मतलब कॉपर, लिथिक मतलब स्टोन। तो कॉपर, स्टोन सभी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा था, मेटल और स्टोन का यूज़ हो रहा था, इसी वजह से इसको कैलकोलिथिक पीरियड बोला गया है। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ स्टोन का ही यूज़ हो रहा था, बाद में यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग मेटल पर आ चुके थे।
जो कैलकुलेटिक कल्चर है ये आप देख पाओगे कहीं ना कहीं फॉलो करता है हड़प्पन कल्चर को। उसके बाद ये कैलकुलेटिक कल्चर का टाइम पीरियड है लगभग 2500 मतलब 2500 BC से लेकर 700 BC के आसपास का। ठीक है, उसका आप देख पाओगे अलग अलग अर्ली आयरन एज आया, फिर उसके बाद अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड, उसका हिस्टोरिकल यहाँ पर अलग पीरियड्स देखने को मिलते हैं। ये सारे अलग अलग पीरियड्स हैं। कैलकुलेटिक पीरियड मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, ये भी आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि कैलकुलेटिक पीरियड के अपने आप में फीचर्स क्या क्या हैं, इसकी खासियत क्या क्या है। तो जितने भी हम लोगों को कैलकुलेटिक रीजन देखने को मिले हैं वहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देखा, सेरेमिक्स देखा है। ठीक है, इस प्रकार की आप ये देख पाओगे जैसे कि यहाँ पर मटके वगैरह इस प्रकार की जो पॉटरीज है मिट्टी के, ये सब देखने को मिले हैं। प्लस कॉपर की कुछ यहाँ पर चीज़ें मिली हैं, प्लस कुछ स्टोन्स मिले हैं, मतलब प्रीशियस कुछ इंपॉर्टेंट स्टोन्स मिले हैं, स्टोन के टूल मिले हैं, मतलब इस प्रकार से आप कह सकते हो पत्थर से कुछ हथियार वगैरह बनाए गए, टूल्स बनाए गए वो मिले हैं। टेराकोटा फिगर्स मिली है, मतलब कि जो चिकनी मिट्टी होती है उस मिट्टी से कुछ फिगर वगैरह बनाई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर मिली हैं वो एक तरीके से कैलकुलेटिव कल्चर के अंदर देखने को मिला है। मतलब उस समय पर लगभग कब ये टाइम पीरियड कब से कब तक का है, 2500 BC से लेकर 700 BC के आसपास का टाइम पीरियड है। इतने टाइम पीरियड पर ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही थी हमारे इतिहास में। ठीक है, तो इसी को लेकर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली कैलकुलेटिक साइट्स अलग अलग साइट्स आपको भारत के अंदर देखने को मिलती हैं। उसमें से 2 नई साइट्स अभी मिली हैं। एग्जैक्टली ये बोला गया है 2 प्रोमिनेंट साइट्स मिली हैं। कौन सी, ईरान डिस्ट्रिक्ट हो गया और तेवर डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं कैलकुलेटिक के। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था रूरल सेटलमेंट। यहाँ पर जो लोग थे उस समय, जब हम इतिहास की बात कर रहे हैं उस समय पर क्या था कि जो लोग थे वो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में रहा करते थे। जो गांव वाले एरियाज़ हुआ करते थे जैसे कि हिल्स पहाड़ वाले एरिया हो गए, रिवर्स हो गए, उसी के आसपास यहाँ पर रहा करते थे। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, जो कैलकुलेटिक एज के पीपल थे वो कैसे रह रहे थे, वो हंटिंग करते थे। ठीक है, जानवर को मारकर, फिशिंग कर फार्मिंग करके कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर खा रहे थे और अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसके बाद इस पूरे एरिया एज को फर्स्ट मेटल एज ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहली बार जो मेटल एज एक तरीके से मेटल मिला था वो आपको कैलकुलेटिक पीरियड में मिला था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, कॉपर, उसके बाद जो कॉपर उसके ब्रॉन्ज हो गया, इन सब को मेल्ट करके, इन सबको पिघला कर लो टेम्परेचर पर यूज़ करने के बाद क्या किया, उसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर बनाए गए उसी पीरियड में। तो अपने आप में ये चीज़ें चलती हुई नजर आ रही थी। ठीक है, मेल्टिंग वगैरह किया जा रहा था मेटल्स का, मेल्ट करके चीज़ों के अंदर दूसरी चीज़ें बनाई जा रही थी। अब आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करते हैं हम लोग। तो जो कैलकुलेटिव कल्चर है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली हैं, जैसे हमने अभी देखा काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। उसके बाद और भी मिला है, जैसे व्हील मेड पॉटरी होती है, मतलब जो चरखा होता है उस पर घुमा घुमा कर हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के पॉट बनाते हैं। ठीक है, मटके बनाते हैं। और जो पॉटरीज हैं वो सब वो रेड कलर, ऑरेंज कलर, इन्हीं कलर्स में मिली हैं। और खासकर ब्लैक और रेड कलर वाली पॉटरीज भी मिली हैं। और उसके बाद ऑकर कलर में भी यहाँ पर पॉटरीज मिली हैं। ऑकर कलर कौन सा होता है, ऑकर कलर जो आपको ये पिक्चर में दिख रहा है वो यहाँ पर ऑकर कलर कहलाता है। ठीक है, ये हुआ। अब इस प्रकार से आप देख पाओगे, इसको हम लोग व्हील पॉटरी बोलते हैं। ठीक है, जो ये व्हील पॉटरी है, इस प्रकार की पॉटरीज वगैरह हमें नजर आई हैं। तो भारत के अंदर कैलकुलेटिक साइट्स आप लोग देख पाओगे कहाँ कहाँ पर है। जैसे अभी हम जिसके बारे में चर्चा करें वो ईरान, ये वाला एरिया देखने को मिलेगा। यहीं पर इसके पास में आपको एक और देखने को मिलेगी। बाकी सारी आपको और भी बहुत सारी कैलकुलेटिक साइट्स ये नज़र आ रही होंगी। ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। हो गया क्लियर। अब उसके बाद हम लोग इन दोनों पीरियड के अलग अलग लेकर के चर्चा करते हैं। जैसे खासकर ईरान के लेकर चर्चा करते हैं। ईरान को जब अभी यहाँ पर एक्सकेवेशन किया गया, इसको एक तरीके से खुदाई करके यहाँ पर ढूंढा गया 2020-21 के अंदर, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं। सबसे पहले जो ईरान है ये पहले यहाँ पर एरिकिने का नाम से जाना जाता था। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो एक नदी है बीना। ठीक है, एंशिएंट वेनवा रिवर हुआ करती, बीना रिवर है। बीना नदी के लेफ्ट बैंक पर ये पूरा जो ईरान है ये बेसिकली सिचुएटेड है। उसके बाद आप देख पाओगे जो बीना रिवर है, बीना रिवर फ्लो होती है मध्य प्रदेश के अंदर। ध्यान रखना, बीना रिवर कहाँ पे फ्लो होती है, मध्य प्रदेश के अंदर होती है। और बीना रिवर एक ट्रिब्यूटरी, एक सहायक नदी है बेतवा नदी की। और बेतवा नदी खुद एक सहायक नदी है यमुना नदी की, क्योंकि आपको मालूम होगा बेतवा के नदी ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। जो ईरान है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लगभग सागर डिस्ट्रिक्ट के 75 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है, जो कि आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा। फिलहाल इतना जरूर याद रख लेना, मध्य प्रदेश के अंदर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, खासकर कहाँ पर, ये आप लोगों ने एग्जैक्टली इसको देख लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या क्या मिला। अब जब हमने इसको एक तरीके से खुदाई करी, तो खुदाई करने के बाद क्या क्या अलग अलग यहाँ पर पुराने ज़माने की चीज़ें मिली हैं, जैसे कि कॉपर कॉइन। ठीक है, आयरन एरोहेड मिला। ठीक है, जैसे आयरन का एरोहेड होता है ऊपर का, वो मिला है। उसके बाद और भी चीज़ें मिली हैं, जो बीड्स होते हैं, मोतियाँ वगैरह होते हैं, जैस्पर, ग्लास, टेराकोटा व्हील। ठीक है, जो मिट्टी, चिकनी मिट्टी होती है उसकी बहुत सारी फिगर्स मिली हैं, एनिमल की फिगर्स मिली हैं, मिनिएचर आयरन ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई गई हैं। और आयरन का भी काफ़ी बड़ा इस्तेमाल होता था उस समय पर, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, जो आयरन थे, आयरन का भी इस्तेमाल किया गया है कुछ मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स के अंदर, कैलकुलेटिक साइट्स के अंदर। उसके बाद तेवर की बात करें
तो जो तेवर है बेसिकली एक त्रिपुरी विलेज है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है 12 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के 12 किलोमीटर वेस्टर्न साइड में आपको ये देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर जो एक्सकेवेशन की गई, यहाँ पर भी खुदाई करी गई। खुदाई करने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं, जैसे हमने देखा हॉपस्कॉच, टेराकोटा बॉल्स, आयरन नेल, कॉपर कॉइन, टेराकोटा बीड्स, उसके बाद आयरन, टेराकोटा फिगर्स, रेड वेयर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई गई हैं। बिग जार, स्मॉल पॉट, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें जो कि आपसे कहीं नहीं पूछ जाएंगी, फिलहाल याद रखना ये कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है, कैलकुलेटिक साइट्स क्या होती हैं, ठीक है। कैलकुलेटिक साइट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें रिलेवेंट देखने को मिली हैं, तो इसके बारे में डेफिनेटली ध्यान रख सकते हो। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आपको बताना है दो स्टेटमेंट में से कि कौन सा स्टेटमेंट सही देखने को मिलेगा। पहला स्टेटमेंट एग्जैक्टली बोलता है, मतलब सही नहीं, एग्जैक्टली बोला गया है। दोनों स्टेटमेंट कौन से पीरियड से, कौन से इतिहास में कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं। कि पहला स्टेटमेंट बोलता है इट इज़ द फर्स्ट मेटल एज ऑफ इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट व्हील मेड पॉटरी मोस्टली ऑफ रेड एंड ऑरेंज कलर वाज प्रेवलेंट। तो ये दोनों चीज़ें कौन से पीरियड में सबसे ज़्यादा देखने को मिली हैं? ए पैलोलिथिक पीरियड, बी मेगालिथिक पीरियड, या फिर सी कैल्कोलिथिक पीरियड। तो सही आंसर इसका नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। आगे बढ़ते हैं, मतलब सही आंसर देख न लिया आप लोगों ने, कोई बात नहीं, देख लिया तो कोई बात नहीं, वैसे तो आपको क्लियर ही हो चुका होगा। यहाँ पर आगे यहाँ पर अगला आर्टिकल आता है, एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है खासकर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 3 के अंदर आएगा। जीएस पेपर 3 के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी, इनसे आप लोग रिलेट कर सकते हो। नाउ ये जो आर्टिकल है ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया था। रिसेंटली क्या हुआ है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 को टेबल किया गया पार्लियामेंट के अंदर। और ये जो अमेंडमेंट है इसके अंदर काफ़ी सारे बदलाव करे गए। अमेंडमेंट यहाँ पर मांग करता है कि कुछ प्रोविजंस हैं इस एक्ट के अंदर। देखो जो पुराना, डेफिनेटली जब अमेंडमेंट हो रहा है तो पुराने वाले एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हो रहा होगा। जो हमारे पास पुराना वाला एक्ट है उसके अंदर हम लोग बदलाव कर रहे होंगे। तो जो पुराना वाला एक्ट है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो उसके अंदर चेंज क्या क्या किया गया है, डायरेक्टली हम लोग चलते हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002, इसके अंदर ही ये अमेंडमेंट किया गया है। और ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बोला जाता है। आप कह सकते हो ये जो एक्ट है ये बहुत सारे बर्डन, बहुत सारे यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर चलता था कि जो इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं या फिर कोई रिसर्चर हो गया तो उसको एक तरीके से काफ़ी सारी परमिशंस लेनी पड़ती थी। कोई भी यहाँ पर जगह पर, कोई भी एक तरीके से फॉरेस्ट के अंदर रिसर्च करने के लिए, अलग अलग जगह पर जाकर रिसर्च करने के लिए उसको बहुत सारी एक तरीके से परमिशन की ज़रूरत हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हार्ड काम था उसके लिए। तो क्या हुआ, अब इस जब अमेंडमेंट किया गया, इस अमेंडमेंट बिल ने उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आसान कर दी हैं। तो ये जो अमेंडमेंट बिल है, इस अमेंडमेंट के अंदर मांग करी गई है कि जो भी प्रोविजंस है उनको डीक्रिमिनलाइज किया जाए। पहले क्रिमिनलाइज किया गया था, अब उनको डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। प्लस और भी बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, जो भी हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, उसमें और भी बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है, रिसर्च होगी, ठीक है, पेटेंट होगा, कमर्शियल तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसके बेसिस पर यहाँ पे बोला गया है बदलाव हुआ है। पहले यहाँ पर इतनी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो एक्ट है इसके अंदर बदलाव जब किया गया तो काफ़ी सारा रिलीफ, काफ़ी सारा यहाँ पर आप कह सकते हो कि आराम दिया जाएगा और इसमें काफ़ी सारी छूट मिलने वाली है बेसिकली। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या मैंने आपको बताया, जो ये बिल है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यहाँ पर जो ये बिल है हमारा पुराना वाला जो अब की बार नया लेकर आ रहे हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021, ये बिल क्या करेगा, कुछ रूल्स हैं, कुछ उन रूल्स को एक तरीके से रिलैक्स करेगा। रूल्स कौन कौन से हैं कि मान लो कोई बायोलॉजिकल रिसोर्स है, पहले से यहाँ पे आप लोगों को कहीं मान लो जंगल में रिसर्च करनी है, ठीक है, किस एरिया के अंदर आपको रिसर्च करनी है, वहाँ पर पेड़ पौधों को लेकर, जानवर को लेकर, हैबिटेट को लेकर कोई भी रिसर्च करनी है, तो उसके ऊपर आपके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे रहते थे कि आप इजीली इसको लेकर रिसर्च नहीं कर सकते, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पर एग्जैक्टली ये देखने को मिला कि अब जब अमेंडमेंट हो रहा है तो आपको परमिशन दे दी गई है, ठीक है, परमिशन आप लोगों को मिल रही है और जो भी छूट है बेसिकली वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, वो यहाँ पे बताया गया। उसके बाद सिंप्लीफाई रिसर्च प्रोसेस मिल चुका है। पहले रिसर्च करने के लिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी ना, अब यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम झेलनी नहीं पड़ेगी, आपको काफ़ी हद तक आराम मिल चुका है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल रिसोर्स होते क्या है, बायोलॉजिकल रिसोर्स बेसिकली प्लांट, एनिमल्स, यहाँ पर ये हमारा नेचर, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर रिसर्च बेसिकली हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर बोला गया आप पेटेंट भी कर सकते हो, ठीक है। अब पेटेंट भी यहाँ पे कोई आपने खोज करी है तो उसके बेसिस पर आप लोग पेटेंट भी ले सकते हो। तो अपने आप में कहीं ना कहीं काफ़ी सारी छूट मिल चुकी है। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारा भारत का मेडिसिन सिस्टम है वो ग्रो होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हम लोग जो ये प्लांट्स हैं, इन सब चीज़ें हैं, इनके ऊपर रिसर्च करके काफ़ी सारी मेडिसिन के ऊपर भी काम करेंगे, रिसर्च करेंगे और इस पर पेटेंट लेंगे, तो डेफिनेटली भारत का मेडिसिन सिस्टम भी बूस्ट होगा। उसके बाद कुछ प्रोविजंस हैं जो कि डीक्रिमिनलाइज किए गए हैं।
जैसे कि यहाँ पर आप कर सकते हो कि चेंजेस करे गए जो नागोया प्रोटोकॉल था। नागोया प्रोटोकॉल क्या, मैं आपको बताता हूँ पहले। नागोया प्रोटोकॉल यहाँ पर जो हुआ था, इसके अंदर ये बोला गया कि जो भी बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स यहाँ पर लिए जाएंगे बायोलॉजिकल रिसोर्स है, मतलब जहाँ पर भी आपने खोज करी है, मान लो प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्स हैं, जो हमारे नेचर के एस्पेक्ट्स हैं, वो हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्स हैं। आपने कहीं पर गए, आपने रिसर्च करी, अच्छे से सब कुछ किया और आपके पास सारा डेटा आया, तो आपके पास जो भी डेटा है, जो भी आपने रिसर्च करी है, उसका एक तरीके से फेयर और इक्विटेबल मैनर होना चाहिए। जो वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, जिन्होंने उन प्लांट्स, एनिमल्स को प्रोटेक्शन देकर उसको बचा रखा है, तो उसके साथ भी चीज़ों को आप शेयर करोगे। ये बोलता है नागोया प्रोटोकॉल कि आप उनके साथ भी चीज़ों को शेयर करोगे। और पहली बात, आपको रिसर्च करने जाने से पहले एक कंसेंट लेना होगा, एक परमिशन लेनी होगी नेशनल बायोडाइवर्सिटी से, ठीक है, जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, उससे आपको परमिशन लेनी होगी। और परमिशन लेने के बाद यहाँ पर ये जो प्रोटोकॉल है, ये कहता भी है कि अगर आपने रिसर्च वगैरह करी है, तो उसका जो बेनिफिट है, जो आपकी तरीके से कुछ भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, रॉयल्टी हो गया, कोई भी फी वगैरह हो गया, उसको आप लोग शेयर कर लो। किसके साथ? लोकल पीपल के साथ। लोकल पीपल के साथ भी वो चीज़ें शेयर करनी चाहिए, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या था, अब आप कह सकते हो कि डीक्रिमिनलाइज हो गई ये सारी चीज़ें, अब कोई क्रिमिनलाइज हुआ नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी काफ़ी हद तक अफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अब बेसिकली इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं रह जाएगी। अब यहाँ पर आपको इतनी परमिशन वगैरह की जरूरत नहीं रह जाएगी, आप डायरेक्टली जाकर रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हो। अब एक और कंसर्न उठाता है, यहाँ पर कंसर्न उठाया जाता है कुछ एक्सपर्ट्स के थ्रू। एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि भाई यहाँ पर जो आपने अमेंडमेंट किया है ना, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहली बात, व्यापार के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जो बायोलॉजिकल रिसोर्स हैं, जो भी हमारे नेचर के एस्पेक्ट है, उनकी प्रोटेक्शन के ऊपर आज के टाइम पर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अपने आप एक बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अब सब चीज़ों को एक तरीके से छूट दे दी गई है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ढीला छोड़ दिया गया है। तो इसके बेसिस पर व्यापार के ऊपर काफ़ी ध्यान रखा जाएगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट्स के ऊपर ध्यान रखा जाएगा कि हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लें, नई नई चीज़ों के ऊपर खोज करें और पेटेंट्स लें। कमर्शियली पैसा कमाने के ऊपर पूरी तरह से फोकस रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो हमारा एनवायरमेंट है या हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्स है, उसकी प्रोटेक्शन के ऊपर से ध्यान खो देंगे। उसके बाद जो बायोपायरेसी है, उसका एक बहुत बड़ा खतरा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आयुष के प्रैक्टिशनर है, उनको एग्जाम्पशन दिया गया, उनको छूट दी गई है, वो लोग जाएं आराम से अपनी जो भी रिसर्च और एनालिसिस है वो करें। लेकिन होगा क्या, इससे पहले क्या होता था, पहले यहाँ पर ये देखने को मिलता था कि जो भी लोकल कम्युनिटी वहाँ से परमिशन ली जाती थी, ठीक है, उनका एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट होता था। लेकिन अब ऐसा कुछ होगा नहीं। तो क्या होगा, अगेन उससे काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि बायोपायरेसी का एग्जैक्टली मतलब है यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, वो हमारे बायो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया, प्लांट, एनिमल या फिर जो भी नेचर के एस्पेक्ट्स है उनका। लेकिन क्या होना चाहिए कि उसमें एक ऑथोराइजेशन होना चाहिए पीपल का, कंट्रीज़ का, ठीक है। लेकिन क्या है, जब वो ऑथोराइजेशन नहीं होता है, तो उस बेसिस पर हम लोग उसको बोलते हैं बायोपायरेसी। वही हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बायोपायरेसी बढ़ती हुई नजर आएगी। एग्जैक्टली काफ़ी गलत तरीके से काम यहाँ पर बढ़ जाएंगे, जो कि आपने पहले काफ़ी सारे रूल्स थोप रखे थे, वो रूल्स हटा दिए, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स डेफिनेटली बढ़ जाएंगी। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करना अपनी प्रैक्टिस के लिए, वो क्वेश्चन है कॉन्वेंशन या फिर कोई प्रोटोकॉल है, ठीक है, उस प्रोटोकॉल के अंदर बताया गया है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो बेनिफिट्स हैं उसको शेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोला गया है एक प्रोटोकॉल, ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि यहाँ पर बात करता है कि आपको जो भी बेनिफिट्स हैं, आपने जहाँ पर भी चीज़ें के ऊपर रिसर्च किया है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर काम किया है, उसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो एक तरीके से शेयर करने चाहिए लोकल पीपल के साथ। तो वो कौन सा प्रोटोकॉल है, यहाँ पर आपको बताना है। ए ऑप्शन बोलता है बेसल कन्वेंशन, बी क्योटो प्रोटोकॉल और सी नगोया प्रोटोकॉल। तो सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना, और इसी के साथ वीडियो को लाइक कर लेना। और यहाँ पर हम लोग अपने वीडियो को अब समाप्त करेंगे। जो भी हमने आर्टिकल डिस्कस करें, 4-5 आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अभी मैं इस समय आर्टिकल कम ही डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे आर्टिकल्स हमारे रह भी गए होंगे। फिलहाल तो कोई ऐसा रह नहीं गया है, जो भी 2-4 आर्टिकल रह रहे होंगे वो उसको एक साथ कवर कर दिया जाएगा। अभी हो क्या रहना, मेरा थोड़ा सा शेड्यूल काफ़ी बिजी चल रहा है। अब शेड्यूल बिजी होने की वजह से मैं मतलब इनफैक्ट ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है रात होते होते कि ऐसा लगता है कि अब यार मैं डेली करंट अफेयर का वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगा। थोड़ा सा हिम्मत जुटाकर सबको एज अ मोटिवेशन लेकर कि हाँ यार सब लोग इंतज़ार करेंगे सुबह मॉर्निंग में, तो उसको देखते हुए यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मेंटेन कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर पीपीटी वगैरह रेडी करने में आपको पता ही कितना टाइम लग जाता है। देन उसके बाद कोशिश करूँगा मैं कल से ज़्यादा आर्टिकल्स, मैंने कल बोला था ज़्यादा आर्टिकल्स कल से ऐड करेंगे, लेकिन आज भी काफ़ी सारा यहाँ पर बिजी शेड्यूल रहा, तो कोई बात नहीं, कल से ऐड करेंगे। और डेफिनेटली यहाँ पर वैसे आपको कुछ छूट नहीं रहा है, तो आपको कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा नहीं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।